नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जुलाई सन 2023 सोमवार। दोस्तों, अजय स्टोमनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कम्युनिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। गौरतलब है कि हमने आपको लगभग 1 महीने पहले से ही लगातार अपडेट और विश्लेषण देने का प्रयास किया था कि सरकार चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि एक तरफ अल नीनो का इफ़ेक्ट, दूसरी ओर बढ़ती महंगाई और खाद्यान्नों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर सकती है, जिससे जनता को हर संभव उचित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि गेहूं और चावल 2 प्रमुख खाद्यान्न देश के माने जाते हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना ने शुक्रवार को कहा गया है कि भारत सरकार ने नवंबर तक तेल रहित चावल की भूसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने एक अधिसूचना में कहा है कि ITC HS कोड 2306 और किसी अन्य किसी HS कोड के तहत DIL चावल की भूसी का निर्यात 30 नवंबर तक प्रतिबंधित रह सकता है। ये घटनाक्रम 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद आया, जब केंद्र ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत तेल रहित चावल भूसी का एक प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है और इसका उपयोग पशु चारे के उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों, ये खबर इकोनॉमिक टाइम से ली गई है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात से निर्यातकों और किसानों को अब होने लगी है परेशानी। जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अन्य देशों में चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध ने कई महत्वपूर्ण निर्यातकों एवं किसानों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। विशेषकर अरनी और कलामपुर के किसानों को और चावल मिलों को चिंतित कर दिया है। 80 से अधिक चावल मिलों को पोनी, PTC, सोना, डीलक्स, HMT और IR50 सहित चावल की विभिन्न किस्मों का ये लोग उत्पादन करते हैं। सूत्रों से ये भी पता लगा है कि अरनी में उत्पादित चावल का 50% दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता था और निर्यात किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी के देश और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हमारे पास अपने उत्पादों का उचित प्रवाह था और प्रतिबंध ने इस प्रभाव को प्रभावित कर दिया है। 1 सप्ताह के भीतर अरनी में चावल मिलों को 50% से अधिक नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। अरनी ऑयल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ए बाबू ने ये कहा है। अरनी में एक चावल मिल मालिक ने कहा है कि विदेशी और घरेलू ग्राहकों के लिए उसके द्वारा उत्पादित चावल की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। 1 किलोग्राम की चावल सिर्फ 30 रुपये है और मुनाफा भी सामान्य रहता है। अगर प्रतिबंध जारी रहता है तो इससे हमारे कारोबार पर काफ़ी असर पड़ सकता है। अरनी के किसान वेंकटेश ने कहा है कि स्थिति उन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकती है। अगर कोई बिचौलिया पहले 100 रुपये पैक धान लेता था तो प्रतिबंध के बाद वह हमसे बहुत कम धान लेंगे। किसानों के अनुसार यदि स्थिति ऐसी बनी रही तो चावल की अधिक आपूर्ति होगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों की कीमत कम होगी, जिससे चावल मिल मालिक और किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, किसानों ने यह भी कहा है कि हमारे लिए ये एक नुकसान है और सरकार को जल्द ही प्रतिबंध हटाना चाहिए। एक अन्य किसान ने कहा कि हालांकि चावल मिल मालिकों ने कहा है कि चावलों की कीमत कुछ महीनों तक स्थिर रहेगी, लेकिन वे धान के लिए सीधा क्रय गोदाम केंद्र खोलने में हो रही देर से चिंतित बताया जा रहा है। निर्यात प्रतिबंध हटने तक हम धान का भंडारण कहाँ करेंगे? देश में कभी चावल का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रतिबंध जारी रहा तो केवल किसानों को ही संकट का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है अरनी के किसान सुब्रमण्यम का। दोस्तों, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। दोस्तों, ये तो निश्चित है कि सरकार का जो कदम है वो आम जनता को गेहूं और चावल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना है और किसी भी संभावित तेजी को रोकने के लिए ये एक कड़ा कदम माना जाता है। लेकिन इसमें यह भी सोचने की बात है कि आम जनता में किसान भी शामिल हैं, जो कि भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि चावल के प्रतिबंध, गैर बासमती चावल और सफ़ेद चावल के
निर्यात पर प्रतिबंध का असर क्या आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर चावल मिलने के रूप में मिलेगा या नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मूल्य गिरने के बावजूद भी आम उपभोक्ता जो कि रिटेलर से अपना माल खरीदते हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए यदि हम तिलहन में देखें, पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन और सरसों के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जितने दाम कम हुए हैं उसके अनुपात में रिटेल में आम उपभोक्ताओं को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। इन सब को देखते हुए सरकार को ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि यदि आप भाव घट रहे हैं तो उसका असर आम उपभोक्ता को तुरंत मिले, और सरकार को रिटेलर्स के ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि उनको कि जितने दाम घटे हैं उनका फ़ायदा आम उपभोक्ताओं को भी मिले, तभी आम उपभोक्ता इस घटे दरों का फ़ायदा उठा पाएगी, अन्यथा नहीं। हमारा हमेशा ये कहना है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। एमएसपी के बढ़ने या घटने का असर सीधा रिटेल पर पड़ता है, लेकिन रिटेल के अंदर जब भाव बढ़ते हैं तो रिटेल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं, लेकिन जब रिटेल के भाव जब भाव घटते हैं तो वो घटे दर के ऊपर रिटेल के अंदर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है या अनुपातिक रूप में बहुत कम पड़ता है। तो हमारा सरकार से आपको क्या इस चैनल के जरिए यही कहना है कि उपभोक्ताओं को, आम जनता को तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप एमआरपी के ऊपर यानी रिटेल के ऊपर आप ध्यान देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।